तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिट 2 का वन शॉट रिवीजन दे दिया था। चलिए अब करते हैं अपना यूनिट 3 स्टार्ट। तो यूनिट 3 में बेसिकली क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ओवरऑल व्यू लेंगे, ब्रॉडर व्यू लेंगे, ड्रोन व्यू लेंगे। उसके बाद हम एक एक चीज़ को डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यूनिट नंबर 3 का नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब जब फर्म बनेगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर होगा, और उसका डिसोल्यूशन होगा तो डिसोल्यूशन की क्या प्रोसीजर होगी। कहीं ना कहीं उसके बारे में ये चीज बात करेगा हमारा ये यूनिट। ठीक, इतना बात क्लियर हो गई। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या कंटेंट आएगा। सबसे पहले बात है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है तो बताना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। क्योंकि फर्म की यूनिट के नेम में ही रजिस्ट्रेशन लिखा है, तो हमको ये बताना पड़ेगा भाई रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। तो उसी बेस पे तो ये होगा रजिस्ट्रेशन इस किसी भी फर्म का, तो बेसिस तो बताने पड़ेंगे ना, लीगल भी बताने पड़ेंगे, क्या क्या चीज जाएंगी, क्या लीगल उसकी इफेक्ट होंगे, किसे देना है। क्योंकि कंपनी केस में तो हम आरओसी को दे देते हैं, क्या फर्म के केस में भी आरओसी को चलेगा या किसी और को देना पड़ेगा, वो सब डिटेल हम सबसे पहली बारी उस पर पढ़ेंगे, यानी कि मोड ऑफ इफेक्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो उसके क्या कंसिक्वेंस होंगे। 5-6 कंसिक्वेंस हैं, आपको भी झेलने पड़ेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे अपनी पार्टनरशिप फर्म का। उसके बाद हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की। रजिस्ट्रेशन का हिसाब यहाँ तक 2 पॉइंट में रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। अब डिसोल्यूशन की तरफ आएंगे। डिसोल्यूशन में हम बताएंगे कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन नंबर 44 बताता है कि कोर्ट चाहे तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर सकता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन नहीं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर सकता है। ठीक, उसके बाद डिसोल्यूशन विदाउट विदाउट इंटरवेंशन कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट की मर्जी के डिसोल्यूशन कब कब होता है, तो एग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकता है। एग्रीमेंट के थ्रू का मतलब जैसे उन्होंने मान लिया डीड में लिख रखा था कि हम इस डेट पर डिसोल्यूशन कर लेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो जब डिसोल्यूशन कर लेंगे। या फिर डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मानिए कि जो पहले हम खिलौने बना रहे थे, लेट्स सपोज अगर हम पहले खिलौने बना रहे थे, तो पहले हमारा ऑपरेशन लॉ के अकॉर्डिंग था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि और प्लास्टिक का यूज आप नहीं कर सकते, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक बहुत पोल्यूशन करती है, डिस्पोज भी नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए उन्होंने कहा कि आप प्लास्टिक का बंद करिए, कोई ऐसी चीज ढूंढिए जिससे आप डिस्पोजेबल खिलौने बना सके। ऐसे खिलौने बना सके कि जब टूट जाए उसके बाद डिस्पोज करें तो फिर हमारी जो अर्थ है या हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो वो इन ऑपरेशन ऑफ लॉ कर दिया ना, मतलब लॉ ने ही उसे मना कर दिया, तो उस केस में हमें अपने खिलौने वाली फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, नई चीज की फर्म ओपन करनी पड़ेगी। तो इस रहा है डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी। अगर कुछ कंटीजेंसी मतलब कुछ इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया कि जिस इवेंट के बाद हमें डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हमने पढ़ा है। जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है तो उस केस में हमें, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो हमें डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। जब पार्टनर, सारे पार्टनर नोटिस वगैरह देख के भी डिसोल्यूशन करा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, एक बार फिर बताता हूँ। ये जो यूनिट है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, की फर्म को रजिस्टर कैसे कराना है, अगर नहीं कराएंगे तो उसके क्या वो होंगे कंसिक्वेंस, और डिसोल्यूशन कैसे होगा। डिसोल्यूशन में बेसिकली दो है, सेक्शन नंबर 43, 40 से 43 एंड 44। 44 बेसिकली बात करता है कोर्ट कब डिसोल्यूशन का ऑर्डर कर सकता है फर्म के। कोर्ट कभी भी पार्टनर्स के डिसोल्यूशन का ऑर्डर नहीं कर सकता, फर्म की करेगा। पार्टनर का डिसोल्यूशन मतलब एक पार्टनर जाएगा, एक पार्टनर को रिटायरमेंट वगैरह का ऑर्डर कोर्ट नहीं दे सकता, कोर्ट ओवरऑल फर्म के लिए ऑर्डर दे सकता है। दूसरा, डिसोल्यूशन बाय सर्टेन इवेंट, यानी कि विदाउट इंटरेक्शन ऑफ कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट के इंटरेक्शन के डिसोल्यूशन कब होगा, उसके 4 केस हैं। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा था कि 5 साल पूरे होने के बाद या ये प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद हम डिसोल्यूशन कर देंगे, तो वे जितना टेन्योर पूरा हो गया, जो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, उसके बाद डिसोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ कंपनी, मतलब इनऑपरेबल, मतलब लॉ की नजर में वो ऑपरेशनेबल नहीं रहा बहुत चीज जो हम कर रहे थे। ये मान लीजिए हम खिलौने बना रहे थे, और खिलौने बनाने का बिजनेस जो था हमारा, वो पहले तो लॉ की नजर में ठीक था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बना दिया कि आप प्लास्टिक का यूज खिलौनों में नहीं कर सकते। लेट सपोज इन्वायरमेंट के लिए ये चाइल्ड जो खिलौने लेते हैं वो बार बार कहते से अपना खिलौनों को मुंह में ले लेते थे, जिससे चाइल्ड को बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो उसके समय हमने खिलौने वाला बिजनेस बंद करना पड़ेगा, नया बिजनेस चालू करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करने को पड़ा है हमें, क्योंकि जो हमारे बिजनेस का ऑपरेशन है, मतलब हमारे जो बिजनेस का मेन हो वो था ऑब्जेक्ट, अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, हमने यूनिट 2 के अंदर पढ़ा। यानी कि अगर हम अपना ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को चेंज करेंगे तो हमें पार्टनरशिप फर्म बदलनी ही पड़ेगी, ऐसा हमने पढ़ा था। और भी तीसरा क्या था, तीसरा क्या था कि कंटीजेंट, कोई एक इवेंट, कंटीजेंट इवेंट हो गया, मतलब कंटीजेंट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन केस में अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनरशिप हमको डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है, और बाय नोटिस भी। चलिए देखते हैं। अब आई होप आपको ओवरव्यू आपके माइंड में बन गया होगा ब्रॉडरी क्या इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं।
सबसे पहली बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की। इससे पहले आप मुझे बता दीजिए क्या फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी है या नहीं। इस फर्म रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जस्ट अ मिनट। इज भी, और इसको थोड़ा इलाज करते हैं। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी। क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? क्या फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी है इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर? तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज नो। आंसर है इसका नो। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो क्या हमें कुछ कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे? हाँ, जो भुगतने पड़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब मैंने आपको बेस बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर का रजिस्ट्रेशन करना, मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। चलिए देखते हैं। लेकिन आप अगर कराने जा रहे हो तो उसके क्या कंसिक्वेंस होंगे, कब से एप्लीकेबल होगा, क्या चीज होगी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, सेक्शन नंबर 58 इसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले देखिए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म may be effected at a time of by the sending by the post of the or delivery of to the registrar of the area in which any place of business is sustained or proposed to a sustain or statement in the prescribed form by the prescribed fees stated। देखिए बेसिकली क्या कह रहा है, जब आप अपने रजिस्ट्रार को, जो आपका रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यानी कि ROF। इसका जो 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 फर्म को रजिस्टर करता है इसका ROP नहीं होता, ROF होता है। यानी कि बेसिकली किस दिन से आपकी पार्टनरशिप फर्म इफेक्टिव होगी, यानी कि जिस दिन से आप अपने ROF को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सेंड करोगे बाय पोस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है बाय पोस्ट? तो डेट ऑफ सेंडिंग अभी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। बाय पोस्ट। अब देखिए क्या बोला इन्होंने, बेसिकली इन्होंने इतना कहा कि जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि वो रजिस्टर हो चुकी एट अ टाइम बाय सेंडिंग, बाय डिलीवरिंग और टू रजिस्ट्रार ऑफ एरिया। यानी कि जिस दिन आप अपने एरिया के रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, मतलब डॉक्यूमेंट डिलीवर करोगे या डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, उस दिन से मान लिया जाएगा कि आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी। ठीक, पहली चीज। अपने एरिया का किसे देना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या देना है? एक प्रिस्क्राइब, बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना है, मतलब एक प्रिस्क्राइब पैटर्न में देनी है चीजें। एंड लास्टली एक फीस जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर बिना फीस के किसी कोई काम नहीं होता। जब तक फीस नहीं दोगे आप कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे चार चीज होंगी। क्या? देखिए सबसे पहले तो आपको उसे साइन करना पड़ेगा, उस दिन से इफेक्टिव मान लिया जाएगा। साथ में किसे साइन करना है? किसी को भी साइन करना नहीं, अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को साइन करना है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है, प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर करना है। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो लास्ट है कि फीस देनी है। चार इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन चार इंपॉर्टेंट है देखिए। इसके अंदर चार चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी हम मानेंगे रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव। देखिए सबसे पहली बात, चार चीजें देख लीजिए, चार इसमें की चीज है। सबसे पहला हमें सेंड करना है, मतलब सेंडिंग, सेंडिंग जरूरी है उस लेटर की, यानी कि जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी सेंडिंग जरूरी है। सबसे पहले लिखेंगे सेंडिंग ऑफ फॉर्म। चल क्यों नहीं रहा भाई? जस्ट अ मिनट, होता तो नहीं यार ऐसा। जस्ट अ मिनट यार, चलिए आ गया। इसको इनलार्ज कर देता हूँ।
सब 4 चीज इसमें देखिए, 4 चीज ये है जो इसके अंदर बताई गई है। सबसे पहला क्या करना है आपको, सबसे पहला बेसिकली इसमें सबसे पहला बताया गया कि सेंडिंग बाय पोस्ट, मतलब सेंडिंग करनी है आपको किसकी, अपने एप्लीकेशन फॉर्म की। सेंडिंग और डिलीवरिंग और डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, किसे देना है ये एप्लीकेशन फॉर्म, किसी को भी दे दो, नहीं ऐसा किसी को भी नहीं दे सकते, किसे देना है, ऑफ आर ओ ए, मतलब आर ओ ए बोला हूँ, आर ओ एफ, ऑफ आर ओ एफ, ऑफ आर, जस्ट हम इसे इलाज कर देते हैं, टू आर ओ एफ, आर ओ एफ, आर ओ मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जैसे आर ओ सी कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इस तरीके से आर ओ एफ होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट एरिया, जिस एरिया में आपकी फर्म है उस एरिया के आप आरएफ को डिलीवर कर दो एक एप्लीकेशन फॉर्म कि हाँ अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाह रहे हो, तो उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। साथ में कैसे करेंगे, किस चीज में करेंगे, ये भी 2 चीज हैं, एक तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर करना है, इन आ प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब होगा उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में करना है, और तीसरी बात विद फीस, बिना फीस के नहीं कर देना, विद फी। तो ये 3 चीज होंगी, तब आपका जो फर्म है वो रजिस्टर मान ली जाएगी। कैसे, आपको एक सेंड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा किसी अपने आरओएफ को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, अपने एरिया के आरओएफ को देना पड़ेगा, किसी और एरिया के आरओएफ को मत देना। दूसरा उसके साथ क्या करना है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना, ये नहीं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर दे दो, और तीसरी बात है विद प्रिस्क्राइब फीस देना। तो ये 3 चीज होगी तो आपकी फर्म रजिस्टर मान ली जाएगी। लेकिन जो प्रिस्क्राइब फॉर्म देंगे, देखिए उसका एलिमेंट है कुछ, जिस जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा उसमें क्या क्या लिखोगे आप, देखो जिस चीज का आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे आप उसका नाम तो बताओगे ना, बेसिक लॉजिकल चीज है। मान लो जब आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट को रजिस्टर कराने जाते हैं तो आपका नाम पूछते हैं नहीं वे, तो इस तरीके से फर्म को सर्टिफिकेट वो दिवाना चाह रहे हैं तो फर्म का ही नाम पूछेंगे, नेम ऑफ द फर्म, किस प्लेस पर, जैसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ बताते हैं, इसलिए इस तरीके से ही फर्म का ही प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा, प्रिंसिपल वाला। ये नहीं कर, मान लीजिए भारत के अंदर उसकी 4 बिग फर्म है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई सब में उसके हुए हैं ब्रांचेस, लेकिन जो मेन ब्रांच है जहां से सारी की सारी फर्म ऑपरेट होती है वो है दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ बिजनेस बन गया दिल्ली, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बन गया दिल्ली, बेसिकली इतना है। नेम ऑफ अदर प्लेस ऑफ बिजनेस भी बताना पड़ेगा जहां पे फर्म कैरी कर रही है, जो ब्रांचेस है ब्रांचेस के नाम भी बताना पड़ेगा, जैसे मुंबई कोलकाता चेन्नई भी बताना पड़ेगा आपको। डेट व्हेन द पार्टनरशिप पार्टनर्स ईच पार्टनर ज्वाइंड इन द फर्म, हर एक पार्टनर कब कब फर्म में ज्वाइन हुआ वो सब बताना पड़ेगा। नेम और एड्रेस बताना पड़ेगा पार्टनर का, और ड्यूरेशन बतानी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म की। ड्यूरेशन बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से ही आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, एड बिल है, एड पार्टनरशिप फिक्स पीरियड है, फिक्स पर्पस है या जनरल पर्पस है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा बेसिकली। तो रजिस्ट्रेशन में इतनी सी बात थी। सेक्शन नंबर 58 में हमें इतना सा बताया है, एक सेकेंड मिस कर देगा, हाँ मिस हो गया थोड़ा सा, चलिए इसे देखते हैं। तो ये सब चीजें है ये हमें देनी पड़ेगी। अब आते हैं आगे, द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल पार्टनर। तो ये स्टेटमेंट क्या एक पार्टनर साइन करके दे देगा, नहीं, ये स्टेटमेंट सारे पार्टनर को साइन करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ईच पार्टनर साइन द स्टेटमेंट शैल बी आल्सो वेरीफाइड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब। उसको वेरिफिकेशन का एक मैनर दिया गया है, तो उस मैनर में वेरीफाई भी करेगा कौन, ये वेरिफिकेशन कौन करेगा, ये रजिस्ट्रार करेगा। जब रजिस्ट्रार वेरीफाई कर लेगा, देखिए रजिस्ट्रार यहाँ ये भी चीज देखेगा जो फर्म का नेम है वो फर्म का नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए। ऐसा आपने बिल्कुल कंपनी के अंदर भी पढ़ा था कि जब आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहाँ आइडेंटिकल नेम का रिजर्वेशन नहीं होता, यानी कि आइडेंटिकल नेम आपको नहीं मिल सकता। ना तो आपका नेम आइडेंटिकल हो, ना आपके नेम में कुछ शब्द हो, कुछ वर्ड हो, जैसे कि क्राउन, एम्पर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, किंगडम, क्वीन, रॉयल, या फिर ऐसा वर्ड जो सीजीएन है जिससे रिलेटेड है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया, इंडिया अलायंस, इंडिया गवर्नमेंट, इस तरीके से जो भी चीजें हैं ये चीजें आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। When the star is satisfied that the provision of section 58 shall be duly complied, जब आपके स्टार के पास आपने चीजें भरी, आपने बताया कि सर हमारा नेम देखिए ये है, ये आप चेक कर लीजिए आपको सही मिलेगा, और हमने साइड डॉक्यूमेंट भी दे दिए उनको, साइड डॉक्यूमेंट मतलब साइड डिटेल। अब इस केस में ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट मतलब एमओए हो, ये कंपनी ये पार्टनरशिप है, लेकिन जो उसके डीड वगैरह है वे सब चीजें आप दे दी, ठीक जैसे आपने अपनी फॉर्म में भर के दी चीज, रजिस्ट्रार अब चेक करेगा। सेक्शन नंबर 58 में आपने चीज दी, सेक्शन नंबर 59 में रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, उसे चेक करेगा, उसके बाद अगर सब चीज बढ़िया हुई तो आपको फर्म अलॉट को सर्टिफिकेट अलॉट कर देगा फर्म को कि आप बधाई हो, आप इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। इस तरीके से he shall record the entire entry of the statement in the register, वो रजिस्टर में नाम लिख देगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा।
However, registration is deemed to be complete as soon as the application in the prescribed form with the prescribed fees delivered to। लेकिन आपने ये ऐसा क्यों बोल रहा है? देखिए, ये ऐसा इसलिए कह रहा है, बार बार इस चीज को इसलिए वो कर रहा है, जोड़ दे रहा है, क्योंकि आपने मेरे साथ कंपनी के अंदर पढ़ा था कि कंपनी रजिस्टर उस दिन से मानी जाती है जिस दिन उसे सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट के बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, जिस दिन आपने अपने स्टार को डॉक्यूमेंट दे दिए और जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट के उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिए एंड उसके साथ उनकी फीस भी पे कर दी, उस टाइम से आपको, जिस दिन ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, उस दिन से ही मान लिया जाता है कि आपकी फर्म एग्जिस्ट हो चुकी है। लेकिन कंपनी केस में ऐसा नहीं है। कंपनी केस में जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाता। तो इसलिए बार बार इस चीज को वो कर रहा है, जोड़ दे रहा है। The recording of an entry in the register of a firm is a routine duty of the registrar। तो वही चीज है, तो फर्म की जो नेम है वो एंट्री करना है, वो तो उसकी ड्यूटी। ये बता रहा है कि उसका काम, अरे भाई हमको पता है, जब आदमी रजिस्ट्रार बना है तो उसका काम यही है कि फर्म को रजिस्टर करेगा। इसमें बताना क्या भाई, मतलब अलग ही चीज बता रहे हैं, लॉजिकल। वाह भाई वाह। रजिस्ट्रेशन में आल्सो बी इफेक्ट इवन आफ्टर द सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म, बट इन दैट केस इट इज नेसेसरी टू विथड्रॉ द सूट फर्स्ट एंड गेट द फर्म रजिस्टर, देन फाइल ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन। देखिए, अभी ऐसा क्यों बोल रहा है? ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप जब आगे मेरे साथ पढ़ोगे, जब आप आगे मेरे साथ पढ़ोगे तो आप वहां पे पढ़ोगे कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराओगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस है। उन्हीं कॉन्सिक्वेंस में एक ये कॉन्सिक्वेंस भी है कि फर्म किसी थर्ड पर्सन को शू नहीं कर सकती। थर्ड पर्सन चाहे तो फर्म को शू कर पाएगा। उन कॉन्सिक्वेंस में ये चीज लिखी है कि फर्म किसी थर्ड पर्सन को शू नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पर्सन चाहे तो फर्म को शू कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई फर्म जा रही है शू करने, उसने गलती से एप्लीकेशन दे दी शू करने की, लेकिन उसे ये नहीं पता था, मतलब लॉ का जानकारी नहीं थी कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आप किसी को शू नहीं कर सकते। वो रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले ही शू कर चुकी थी। उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी शूट भरी थी उसने, उस शूट को करना पड़ेगा कैंसिल। और जब नए रजिस्ट्रेशन हो चुका तो नए रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के साथ, नई रजिस्ट्रेशन के नाम के साथ उसे दोबारा से एक फ्रेश शूट डालनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। बेसिकली इतनी चीज है, समझिए। आप जब मेरे साथ आगे कंसिक्वेंस पढ़ोगे उसमें एक चीज लिखी है कि जो फर्म है, फर्म जब तक खुद को रजिस्टर नहीं करा लेती तब तक फर्म के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर सके। लेकिन अगर फर्म गलती से किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर देती है बिना रजिस्ट्रेशन के, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। अब जब वो रजिस्ट्रेशन लेने जाएगी पार्टनरशिप फर्म, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे उसको सर्टिफिकेट मिल चुका रजिस्ट्रेशन, या फिर जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका उस दिन उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका उसे वो पुरानी शूट खत्म करके एक नई शूट फाइल करनी पड़ेगी फर्म के नाम से, नई फर्म के नाम से, मतलब नई रजिस्टर्ड चीज के नाम से। बेसिकली इतनी चीज है। और एक चीज है कि आप अगर देखिए, समझिए बेसिकली कितना है, इतनी चीज है। जिस दिन आपने करा खुद को चालू करी, यानी मानिए इस दिन से आपके बिजनेस के ऑपरेशन हुए थे स्टार्ट, यानी कि ये मानिए आप 1/4/24, यानी कि 1/4/2024 से आपके फर्म के ऑपरेशन होगा चालू। इस साल आपने नई फर्म बनाई और इस साल आपने अपने ऑपरेशन कर दिया स्टार्ट, ठीक। बेसिकली बनी हुई होंगी 1/4 को फर्म, तो जिस दिन 1/4 को फर्म बनी आपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, तो अब आपकी एक जिम्मेदारी हो गई, अगर आप मतलब आपके पास, आपको हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक हो, आप चाह रहे हो खुद को रजिस्टर कराना, तो आपको विद इन 1 ईयर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह ही रहे हो तो आप विद इन 1 ईयर रजिस्ट्रेशन अपना करा लो। बेसिकली ये इतनी बात कर रहे हैं, कितना, 1 ईयर, ठीक। लेकिन हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अभी तक ये अभी आगे बताएगा ना आपको 5 ऐसे कंसिक्वेंस बताएगा जब जिस केस में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपकी बैंड बजा देगा, ये देखना। लेकिन अभी नहीं कह रहा, अभी तो कह रहा है बिल्कुल इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ आपकी मर्जी, हम आपको दबाव बिल्कुल नहीं डालने के। लेकिन क्या करा है, लेकिन अगर आप कराने के इच्छुक हो तो जिस दिन से आपने अपनी फर्म स्टार्ट करी 1 साल के अंदर करा लेना। अगर 1 साल के बाद कराओगे तो कराए 1 साल के बाद भी सकते हो, लेकिन फिर आपको 100 रुपए हर साल के लगेंगे। फिर आपको पेनल्टी लगेगी, जो पेनल्टी होगी 100 रुपीज पर ईयर। बहुत बड़ी पेनल्टी है नहीं, आज के टाइम के लिए बड़ी नहीं है, लेकिन जब ये पार्टनरशिप एक्ट आया था उस टाइम पे 100 रुपए एक अच्छा अमाउंट होता था। आज के टाइम पे 10,000 की वैल्यू रखता था लगभग, तो अच्छा खासा अमाउंट था। लेकिन आज के टाइम में ये इमैटेरियल है 100 रुपए, लेकिन आपको देने पड़ेंगे क्योंकि लॉ के अंदर लिखा है। तो बेसिकली वही चीज है, देख लीजिए।
लेट रजिस्ट्रेशन का पेनल्टी, सेक्शन नंबर 59A/1 क्या बोला, देखिए द स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब इन द सेक्शन नंबर 1A। टाइम प्रिस्क्राइब कितना है, 1 साल, 1 साल तक आपको कराना पड़ता है। द फर्म ऑफ द रजिस्टर ऑफ पेमेंट शैल पे, पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर 1 साल के बाद आप कराओगे, कितनी, 1000 रुपए पर ईयर ऑफ द ड्यूली और पार्ट डेट। पार्ट डेट तो क्यों बोला, मान लीजिए हमारे हो गए 2.5 साल, 2.5 साल हो गए हमारे, या फिर मानो 2 साल 1 महीना, 2 ईयर 1 मंथ, तो अब हमें कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, आप मुझे वो बताओ। अगर हमने हमारी फर्म को रजिस्टर हो चुके, हमारी फर्म को रजिस्टर हुए 2 साल 1 महीना हो चुका, तो इस केस में हमारे कितनी पेनल्टी जाएगी, क्या 100 रुपए जाएगी, क्योंकि 1 साल तक तो हम नहीं करने का, 1 साल तक तो हम खुद ही चॉइस दे रखी है, 1 साल के बाद पेनल्टी लगती है, तो क्या 1 साल की पेनल्टी लगेगी या 1 महीना एक्स्ट्रा होने की वजह से 2 साल की पेनल्टी लगेगी, 2 साल की लगेगी, तो इस केस में हमारे पास जाएंगे 200 रुपए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट, यानी फ्रॉम कमेंसमेंट डेट, कि अगर कमेंसमेंट डेट से 2.5 महीने हो चुके, कमेंसमेंट, तो अगर कमेंसमेंट की डेट से 2 साल 1 महीना हो चुका, तो अब मान लिया जाएगा कि 2 साल से ऊपर हो चुका है, इसलिए हम मान लेंगे कि पूरे के पूरे 2 साल एक्स्ट्रा हो चुके, डेट ऑफ जितने की हमने इजाजत दी थी उसके बाद के 2 साल हो चुके, यानी कि 2 साल 1 महीने को लो 3 साल मान के चलेगा, और जैसे 1 साल के बाद 2 साल की पेनल्टी लगनी थी, वैसे ही आपको 200 रुपए की पेनल्टी लगा देगा। बेसिकली इतनी सी बात। अब आया ना मेन बात, अब ये देखिए अब कर रहा है मेन बात कि अगर आपको खुद को रजिस्टर नहीं कराओगे तो आपको क्या क्या कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, मेन चीज है यहाँ से, देखिए बेसिकली आपके कॉन्सिक्वेंस की बात करेगा अभी, ठीक, चलिए तो बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में। consequence of non registration of firm, जब आप अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो उसके क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, नोट आपको जो रजिस्टर नहीं कराएगा उसको, जस्ट ठीक। तो बात करते हैं अपने कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में, कि जब जो भी कोई पार्टनरशिप है अगर वो खुद को रजिस्टर नहीं कराएगी तो उसके क्या क्या उसको कॉन्सिक्वेंस भुगतने, जस्ट थोड़ी नॉइज है लेकिन आप इग्नोर करके चलना। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएगी तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस उसको भुगतने पड़ेंगे, बेसिकली हम उस चीज के बारे में डिस्कस करने अब जा रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या है, चलिए देखते हैं। जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे हम उनका एक समरी बना लेंगे, ताकि क्योंकि कॉन्सिक्वेंस वाली चीज इंपॉर्टेंट है तो समरी बनानी हमारी मजबूरी है, ठीक। तो बेसिकली क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं, देखिए अंडर द इंग्लिश लॉ का मतलब ब्रिटिश लॉ, क्योंकि ये चीजें हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश लॉ से कॉपी पेस्ट करी हुई चीजें होती है मेजोरिटी, पुराने लॉ भी जो हैं वो सब को ब्रिटिश लॉ, यानी कि जो हमारे ब्रिटिशर्स ने जिन्होंने हम पर कंट्रोल करा था वही हमको ये लॉ दे के गए थे, ठीक। अंडर द इंग्लिश लॉ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज कंपलसरी, यानी कि जो ब्रिटिश लॉ है उसने कहा है कि जो फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश लॉ के हिसाब से फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। यानी कि ये जो लॉ है पार्टनरशिप, ये भारत का लॉ है, लेकिन आप भारत के बाहर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म खोलोगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहेगा। बट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं करा, आपकी चॉइस दी, लेकिन आपको साथ में कुछ कंसिक्वेंस भुगतना पड़ेंगे। हाउएवर सेक्शन नंबर 69 जो है वो बता रहा है कि आपको क्या क्या कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे अगर आप खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे। कंसिक्वेंस पाते हैं सीधा, नो सूट इन सिविल कोर्ट, आप सिविल कोर्ट मतलब जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं ना, वे होते हैं सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट। क्रिमिनल का कोर्ट मतलब चोरी डकैती लूट मार ये सब चलते हैं कोर्ट से क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन ये जो लीगल जो लो कंपनी वगैरह पार्टनरशिप वगैरह जो ये चीजें होती है ना,
इनमें आपको जो सजा में मतलब नो डाउट आपको जो भी वो करता है उसका मतलब ब्रीच करता है उसको, जो जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फांसी लगा देंगे किसी को? नहीं, उसमें पेनल्टी फेस करनी पड़ती है, तो उसमें मॉनेटरी पेनल्टी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। जेल कुछ ही केस में हो पाती है, लेकिन जो अपना क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर जेल के प्रावधान ज्यादा होते हैं। बेसिकली इतना है। तो आप किसी भी सिविल लॉ में शूट नहीं कर सकते। कौन? फर्म नहीं कर सकते, और पार्टनर्स भी नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। नीदर फर्म नॉर थर्ड पार्टनर्स कैन sue टू अगेंस्ट थर्ड पार्टी इन एनी सिविल कोड। देखिए, जस्ट अ मिनट यार। तो ये बेसिकली इतना ही कह रहा है कि देखिए, आप किसी नाम ना तो पार्टनरशिप फर्म ना फर्म के भी आपको कोई पार्टनर किसी भी सिविल कोर्ट में किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर पाएगा अगर वो खुद को रजिस्टर नहीं कराता है तो। अरे हो जा भाई सेलेक्ट। शिट यार, ये सेलेक्ट चलिए देखिए, जब तक मैं पढ़ लेता, जब तक सेलेक्ट वेलेक्ट का सिस्टम करता है। तो पहला कंसिक्वेंस क्या है कि ना तो फर्म भी आप फर्म किसी थर्ड पार्टी को के अगेंस्ट कोई केस कर पाएगी, ना उसके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर पाएंगे। द फर्म और एनी ऑफ द अदर पार्टनर ऑन द बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एनी एक्शन और शूट ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। जब तक फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं लेगी तब तक वो शूट वैलिड नहीं रहेगा। बेसिकली इतनी चीज बता रहा है ये। अरे यार, ये इधर क्यों नहीं हो रहा सेलेक्ट भाई? तो पहली बेसिक क्या कंडीशन है कि जब तक आप खुद को रजिस्टर नहीं कराओगे उस केस में आप शू नहीं कर पाओगे किसी भी थर्ड पार्टी को। ठीक, दूसरा क्या है, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा सेट ऑफ का, यानी कि आप कोई भी पे अमाउंट ना तो कुछ सेट ऑफ कर पाओगे ना कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। मतलब जो आप आउटसाइडर का अमाउंट है तो आप आउटसाइडर का अमाउंट किसी चीज के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मतलब 4 ट्रांजेक्शन हुई है, 2 ट्रांजेक्शन में आपको पैसा देना है, 2 ट्रांजेक्शन में आपको पैसा लेना है, तो आप उस चीज को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, कितने अमाउंट तक आप सेट ऑफ कर पाओगे? 100 रुपए की वैल्यू तक। अगर 100 रुपए तक का कोई लेन देन है तो उस चीज को आप सेट ऑफ कर दो। लेकिन 100 रुपए से ऊपर के लेन देन को आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मतलब आप उस चीज को ऐसा नहीं कर पाओगे कि देख भाई, मुझे 100 रुपए तुझसे लेने थे, तुझे 200 रुपए मुझे देने थे, तो एक काम कर, तू मुझे 200 रुपए दे दे, बात खत्म कर। तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे सेट ऑफ। ऐसा सेट ऑफ क्यों नहीं कर पा रहे आप? ऐसा सेट ऑफ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने खुद को रजिस्टर नहीं करा। कंसिक्वेंस है, आपको भुगतना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए यार, ये ओहो शिट, इसकी वजह से हो रहा है ये शायद। एक सेकेंड, अरे पैनल क्यों गड़बड़ करता है भाई? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। चलिए, एग्रीड पार्टनर कैन नॉट बी बिरिंग लीगल अगेंस्ट। एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं कर पाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी को अधिकार दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल, आप तो बिल्कुल शो करना मालिक, आपकी तो मर्जी है, खुला शो करो। तो ये 4 चीजें क्या है यार? ये चल जाए बस, मैं चार्ट में बना दूँ ये 4 चीजें तो आपको आराम रहेगा थोड़ा। हो जा भाई, सर हो गया, यस फाइनली। क्या क्या 4 चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज है, जस्ट अ मिनट, या बना लेना साथ में मेरे। नीदर नीदर फर्म नॉर पार्टनर कैन मेक एनी शू अगेंस्ट थर्ड पार्टी, अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अच्छा, थर्ड पार्टी में आता कौन है वो और बता दीजिए। एग्जाम्पल, सप्लायर, परचेजर, सप्लायर, परचेजर, डिस्ट्रीब्यूटर। सप्लायर, परचेजर, डिस्ट्रीब्यूटर।
तो जो आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर होगा, जो आपका परचेजर होगा, जिससे आपने परचेस करा होगा कोई चीज, या जिसको आपको जिसको आपने सेल करा होगा, या जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होलसेलर, रिटेल होलसेलर वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आपका होलसेलर के अगेंस्ट भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका आउटसाइडर बन जाता है। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर किसी आउटसाइडर की थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई इशू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं कराया। पहला कंसिक्वेंस। दूसरा कंसिक्वेंस क्या था कि कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई इशू नहीं कर सकता। ठीक, ये भी देख लेते हैं। एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट शूट नहीं कर सकता। कितना है ये भाई हमारे पास, देख लेते हैं। इसका फॉन्ट है 26। ठीक, वन पार्टनर कैन नॉट one partner cannot file a suit. One partner cannot file a suit against another partner. Against के बाद ही कर दो another partner। ठीक, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट फाइल भी नहीं कर पाएगा कोई भी केस। दो कंसिक्वेंस हो चुके। तीसरा कंसिक्वेंस क्या था? तीसरा कंसिक्वेंस था हमारा कि जो क्या बोलते हैं, कोई उन्हें सेट ऑफ का रिलीफ नहीं मिलेगा। नो सेट ऑफ अवेलेबल एक्सेप्ट द वैल्यू। वो मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिख दूंगा अपने हिसाब से। देखिए कैसे लिखूंगा। ऐसे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे और तरीके से। देखना कैसे हो गया भाई ये। एक सेकंड, पार्टनर। ठीक, चलिए कोई नहीं, होता रहता है ये तो। अब देखते हैं इसको। चलिए, तीसरा तीसरा क्या था कि क्या बोलते सब ना, कोई सेट ऑफ का आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। नो सेट ऑफ नो नो set of is available for the value exceeding rupees exceeding rupees 100, मतलब 100 रुपए से ऊपर की किसी वैल्यू को आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। और एक लास्ट था जो कि आपके लिए कंसिक्वेंस नहीं है, वो आपको थर्ड आउटसाइडर के लिए एक फायदा करा है उन्होंने। देखिए, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। आप किसी को सू नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी आपको नोट आपको फर्म को सू कर पाएगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन जाने दीजिए इसको। इसके आगे लिख देता हूँ। थर्ड पार्टी कैन sue the firm। तो बेसिकली यही आपके कंसिक्वेंस है। बेसिकली एक बार फिर देख लीजिए, कंसिक्वेंस ये आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको चार्ट की फॉर्म में डाला आपके सामने, इसलिए आपने बनाया होगा। सबसे पहले की कंसिक्वेंस क्या होंगे? सबसे पहला कंसिक्वेंस है नीदर फर्म नॉर अ पार्टनर कैन मेक एनी sue अगेंस्ट थर्ड पार्टी। ना द फर्म
ना पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट को इश्यू कर सकता है, ना कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट इश्यू कर पाएगा। तीसरा, ना कोई सेट ऑफ का अधिकार मिलेगा पार्टनरशिप फर्म में, जो ऐसा सेट ऑफ जिसकी वैल्यू 100 रुपए से एक्सीड करती हो। और लास्ट है कि थर्ड पार्टी स्यू कर पाएगी इजीली, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसकी इनकी एक्सेप्शन है। इनकी एक्सेप्शन क्या है देखिए। एक्सेप्शन मतलब ये 4 चीजों की एक्सेप्शन दी है, लेकिन आपकी मान लीजिए आप रजिस्टर नहीं करवा पा रहे, लेकिन फिर भी आपके ये अधिकार हैं, 5 अधिकार आपके फिर भी हैं। क्या? द राइट टू थर्ड पार्टी टू स्यू द फर्म। थर्ड पार्टी के पास अधिकार है कि वो फर्म को स्यू कर पाएगी, बिल्कुल हम पढ़ चुके। द राइट ऑफ अ पार्टनर टू स्यू द फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म। मतलब जैसे आपका रिजोल्यूशन होगा तो पार्टनर्स के पास भी अधिकार आएगा कि वो बचे हुए पार्टनर को शो कर पाए। मतलब ऑर्डनरी चलती हुई बिजनेस के अंदर तो आप शो नहीं कर पाओगे, लेकिन रिजोल्यूशन के टाइम पार्टनर्स के पास अधिकार आ जाएगा कि वे चाहे तो शो कर पाएंगे बचे हुए पार्टनर को। तो इसको एक्सेप्शन में डाल दो, इनको एक्सेप्शंस में डाल दिया जाए। जस्ट अ मिनट। तो बचे हुए पार्टनर्स के पास अधिकार आएगा कि वैसे तो जनरली ऑर्डिनरी कोर्स में तो आपको एक दूसरे को शो नहीं कर सकते, लेकिन वे शो कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब डिसोल्यूशन की बात होगी, मतलब जब फाइनल सेटलमेंट की पेमेंट की बात होगी, उस केस में वे कर पाएंगे। पहला बात है आउटसाइडर कैन, मतलब थर्ड पार्टी कैन sue the firm। थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म। थर्ड पार्टी फर्म को sue कर पाएगी। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पार्टनर्स पार्टनर्स कैन आल्सो sue the other partner, sue the another partner at partners can also sue the another partner at the time of dissolution, at the time of dissolution at the time of dissolution for settlement, for final settlement, for final settlement। जो डिसोल्यूशन का टाइम आए तो उस केस में आपको फाइनल सेटलमेंट के अंदर अधिकार मिल जाता है पार्टनर्स को भी, कि वे खुद को वे एक दूसरे के ऊपर कोर्ट का केस कर पाएंगे, मतलब लीगल इश्यू कर पाएंगे। तीसरा पढ़ते हैं देखिए। द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीव ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके डेब्ट पे करने के लिए कोर्ट अपने आप कब्जा कर लेती है। मतलब जो पार्टनर खुद को इंसॉल्वेंट कहता है ना, कोर्ट कहती है ठीक है हम आपको इंसॉल्वेंट बना देंगे, लेकिन हम आपके पास कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम आपकी जो भी प्रॉपर्टी जहां भी होंगी वह सारी प्रॉपर्टी हम कब्जा कर लेंगे। जैसे नीरव मोदी को कोर्ट ने, विजय माल्या को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट कहा, लेकिन उसकी जो भारत की सारी प्रॉपर्टी थी वो भारत सरकार ने कब्जा कर ली। बेसिकली इतनी चीज है। इसी तरीके से जो मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होगा, उसने खुद को इंसॉल्वेंट कराया है, तो जो उसकी एसेट होंगी ना फर्म के अंदर, उनकी एसेट को एक कोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल असाइनी आएगा, जो असाइनी उस पर कब्जा करेगा। तो असाइनी उसके लिए, असाइनी के पास पावर है कि वो चाहे तो एक्शन ले सकता है किसके बाद, किसके ऊपर? पार्टनर्स के ऊपर। वही कह रहे द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे ऑफिशियल असाइनी कैन टेक एन एक्शन, टेक एन एक्शन। ऑफिशियल असाइनी कैन टेक एन एक्शन, बिल्कुल बेसिकली वही लैंग्वेज में लिखा। ऑफिशियल असाइनी चाहे तो टेक एक्शन कर सकता है किसके? ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट फॉर द टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट to release the property of
इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज करने का अधिकार रखता है ऑफिशियल गैजेट जब कोर्ट की डायरेक्शन आती है। ठीक। एंड फोर्थ क्या है? फोर्थ है राइट टू शू और सेट क्लेम अ सेट ऑफ इफ वैल्यू एक्सीडिंग 100 रुपए, लेकिन अगर 100 रुपए से कम की वैल्यू का है तो सेट ऑफ हो सकता है। ये बेसिकली उन्हीं के एक्सेप्शन उन्हीं के अंदर से निकले हैं जो ऊपर के पॉइंट है। राइट ऑफ सेट ऑफ if the value if the transaction value if the transaction if the transaction value not exceeding 100 rupees 100 रुपीस, अगर एक्सीडिंग नहीं कर रही 100 रुपए से वैल्यू तो भी उस केस में भी सेट ऑफ करने का अधिकार मिलेगा। 5 क्या है? द राइट ऑफ टू sue एंड प्रोसीड इंस्टीट्यूशन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर ऑफ डिसीज पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर द अकाउंट ऑफ द फर्म। देखिए समझिए, जैसे इंसॉल्वेंसी के केस में फर्म को अधिकार दिया, रिटायरिंग पार्टनर के केस में क्या बोलते हैं उस पार्टनर को अधिकार दिया। इस तरीके से जिस पार्टनर की डेथ होगी वो तो आएगा नहीं पैसा अपनी फर्म का हिस्सा मांगने अपनी प्रॉपर्टी का, तो उसके लीगल हेयर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास अधिकार होगा कि वो अपने जो उसका वो है जो पार्टनर था जो अब नहीं रहा इस दुनिया में उसके हिस्से की प्रॉपर्टी पे अपना वो मांगने आ जाए, कहे कि ये मेरे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है या मेरे लीगल हेयर की है, उस केस में वो कर सकता है। मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर, देख एक सेकेंड, इतना हमारे पास, हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर्स हैव अ राइट हैव अ राइट टू right to claim the share in the property of deceased या कहे तो इन दी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर हु इज नॉट अलाइव, हु इज नॉट अलाइव या फिर कहे तो डिसीज्ड, हु इज नॉट अलाइव या फिर कहे तो पार्टनर डिसीज्ड, यानी कि जो पार्टनर अब नहीं रहा उसकी प्रॉपर्टी में उसके जो अगली पीढ़ी है यानी उसकी जो वो है लीगल हेयर है लीगल वो है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि खुद उसके सन वन नहीं है लेकिन जो लीगली उसने किसी को अपना अधिकार दिया था उसका उत्तराधिकारी लीगल वाला। एक होता है लीगल हेयर मतलब कि जैसे पिताजी के बाद पुत्र उसके बाद वो उस तरीके से जस्ट में भी है। हेलो, हाँ चलिए सॉरी आपको वेट कराया तो थोड़ा काम आ गया था। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। तो हमने ये कर चुके एक्सेप्शन, अब बढ़ते हैं अपना आगे अगले सेक्शन पे। सेक्शन नंबर 39 से 47 को बात करता है डिसोल्यूशन की। अब तक हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ना कराने के कंसिक्वेंस क्या होते हैं और उसकी एक्सेप्शन क्या होती है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन के बारे में, जिसके बाद से कर देंगे हम सेक्शन नंबर 39 से लेकर 47 के अंदर। According to section number 39 Indian Partnership Act 1932, the dissolution of partners between all the of the firm is called dissolution of। बेसिकली क्या कह रहा है यार, ये कंफ्यूजिंग कर रहा है आपको, रुको इसका कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं ना। दो चीज होती है बेसिकली, इसमें दो चीज होती है। अरे यार जस्ट अ मिनट,
दो चीज होती है बेसिकली, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ज्यादा ही बड़ी लाइन होगी क्या? नहीं नहीं, चलो ठीक है। जस्ट अ मिनट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अरे यार शिट, ये लग तो इसकी रहा है, इसकी सेंटर में आ रहा है, ये भी यही है, यही पूरा नहीं है, चलो कोई नहीं, इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे आप। तो एक ये हो गई, एंड एक लाइन और ले लेते हैं। और इस वाली लाइन को हमको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, क्यों नहीं बताऊंगा। हो जा भाई। अरे यार ये तो हो भी नहीं रही, अब ये कैसे होगा? चलिए एक लाइन इधर से ले लेते हैं बेसिस की। बेस भी देने पड़ेंगे ना, प्लस 2 में तो है नहीं हम कि बिना बेस दिए अपना काम चल जाए, अपने को तो बेसिस भी पूछेगी ऐसे ही। चलो भाई बेसिस भी बताएंगे उनको। चलिए ठीक है, ये आ गई लाइन। तो एक हो गया हमारा बेसिस का, एक होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास बेसिस, और ये है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये हमारे पास ये फिर कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनर जिस जहाज में है और जहाज के कुछ पार्टनर का डिसोल्यूशन। एक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलिए हो चुका जो मुझे करना था। चलिए अब औकात करते हैं इसकी। इतना हो चुका। पहले आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ये जो वो है डिफरेंस, इसके बारे में बात कर लीजिए मेरे साथ। क्यों ये बात करने की जरूरत है? क्योंकि जब तक आप ये वाली बात नहीं करेंगे आपको ऊपर वाली वो चीज समझ में नहीं आएगी जो लिखी है। पहला बेसिस है कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। ठीक, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। पहले हमको मैं बता देता हूँ बेसिक होता है क्या। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जो एक पार्टनर गया, ये एक पार्टनर के अंदर चेंज हुआ, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, अरे यार 6 को, अच्छा ये 6 इसलिए आ रहा है, चलो कोई नहीं, 1 आएगा। जब एक पार्टनर जाता है, अरे यार भाई, जब एक पार्टनर जाता है तो उसे कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब पूरी की पूरी फर्म बंद होकर एक नई फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब एक पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, एक्सपल्शन होगा, उस केस में कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब पूरी की पूरी फर्म बंद होकर एक नई फर्म बनेगी उसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बेसिकली इतना चीज हो गई। अब ठीक है, पहला बेसिस, बेसिस क्या है? देखिए बेसिस देने पड़ेगा कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कि जब हमारे कोई पार्टनर गया या जब हमारी फर्म गई, फर्म की मतलब फर्म बंद हुई, तो उसके बाद कंटिन्यूटी बिजनेस किस में चलती है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में चलेगी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। सबको पता है पार्टनरशिप के केस में चलेगी भाई, चलती हुई बिजनेस में एक पार्टनर मर गया, हम दूसरा पार्टनर ले आए, लेकिन बिजनेस तो चल रही है अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो। लेकिन फर्म अगर बंद हो गई तो कंटिन्यूटी कहाँ रही? फिर तो दूसरी फर्म एक नई फर्म है, कंटिन्यूटी नहीं रहती। तो वो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी के बेस पे। पहला बेसिस है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का बेसिस पे बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएंस ऑफ, देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट इज डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व ओनली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। ठीक है ना, तो वही बात है, इट डज नॉट इफेक्ट, इट डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूटी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि पार्टनर्स का जाने से फर्म के कोई नया पार्टनर आ जाएगा अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तो। अब ये भी एक वो बेस है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तो, अगर एग्रीमेंट में ही नहीं लिखा तो पार्टनर के जाने से ही फर्म बंद होती है, डिसकंटिन्यू होती है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं एग्रीमेंट में लिखा होगा,
it is it does not affect it does not it does it can not affect the continuity of the firm. Affect the continuity of the firm. ये इधर क्यों आएगा? अच्छा इधर आएगा क्या यार? ये शिट. Continuity of the firm. कि फर्म की कंटिन्यूटी पे पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. बेसिकली इतनी बात है. लेकिन जब फर्म का ही डिसोल्यूशन हो गया तो पड़ ही गया, सीधी बात है, कंटिन्यूटी पे इफेक्ट पड़ेगा ही. जब जो पुरानी फर्म थी वो ही बंद हो गई, तो अब जो फर्म आ रही है वो नई फर्म है, अब पुरानी फर्म नहीं रही, तो इट्स इफेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म dissolution of firm will affect on the continuity of firm on the continuity. ये डी वाला ही हो रहा है, चलो कोई नहीं. कंटिन्यूटी ऑफ द फर्म. जब कोई पार्टनर्स जाएगा, मतलब जो फर्म बंद होगी, तो उस केस में कंटिन्यूटी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. ठीक, तो बेसिकली इतनी बात क्लियर हो गई. पहला बेस हमारा कंटिन्यूटी का पूरा हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट बेस पे. चलिए दूसरा बेस. कंटिन्यूटी हमारा एक पहला बेस हो चुका कंप्लीट. अगला बेस क्या है हमारा? अगला बेस देख लेते हैं कि देखिए दोबारा समझिए. पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एक पार्टनर गया, आया, मरा, जिंदा हुआ, उस केस से फर्म पे इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तो. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बेसिकली वो है जब पूरी फर्म बंद होगी, सारे के सारे पार्टनर अपनी एसेट बेचेंगे, लायबिलिटी का सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद एक नई फर्म बनेगी, तो उसका इम्पैक्ट आएगा. तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का इम्पैक्ट आ जाता है. अगला क्या है बेसिस? अगला बेसिस है वाइंडिंग अप. किस केस में हम वाइंडिंग अप करें? वाइंडिंग अप मतलब वही जो मैं बताया था अभी, एसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करना, फाइनल सेटलमेंट करना ही वाइंडिंग अप कहलाता है. तो वाइंडिंग अप कौन से केस में होगा? बेसिकली ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से केस में वाइंडिंग अप होगा. नहीं आया तो अब देखना. वाइंडिंग अप कौन से केस में होता है? क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वाइंडिंग अप करना पड़ेगा? कंपलसरी है? नहीं करना पड़ेगा, कोई नीड नहीं है. पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वाइंडिंग अप करो, चलती हुई पार्टनरशिप चलती रहने दो, वाइंडिंग अप की नीड नहीं है. बेसिकली देखिए वही लिखा होगा. इट इन्वॉल्व ओनली रिकंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर ओनली रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. लेकिन सिर्फ बस आप एसेट और लायबिलिटी को रिवॉल्यूशन कर लो, आपको पूरी की पूरी वाइंडिंग अप करने की प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है. किस केस में? डिसकंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में. ठीक. हाँ, लेकिन डिसकंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्म के केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में बाइंडिंग अप करना पड़ेगा. हाँ, उस केस में बाइंडिंग अप नेसेसरी है. बाइंडिंग अप होगा तो होगा. बेसिकली इतनी बात है. चलिए देखते हैं. ऐसे लिखूं इसको मैं, और थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप उधर से देख लेना बाकी. वाइंडिंग अप इज नॉट रिक्वायर्ड in winding up. It's not required in the case of dissolution of partnership. In the case of dissolution of partnership, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बाइंडिंग अप की रिक्वायरमेंट नहीं आती. ठीक. However, revaluation is required. Revaluation
इज रिक्वायर्ड। डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपनी एसेट को रिवैल्यू कर लो और लाइबिलिटी वगैरह का देख लो। रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो डिसकंटिन्यूइंग इस केस में ये तो जरूरी नहीं है बाइंडिंग का, लेकिन रिवैल्यूएशन की जरूरी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो बेसिकली उस केस में क्या होगा वो हम अब पढ़ेंगे। एक सेकेंड, नहीं होगा ऐसे। वाइंडिंग अप इज रिक्वायर्ड in case of dissolution of firm, in case of dissolution of firm, in case of dissolution of firm। dissolution of firm के केस में अरे यार, अरे भाई क्या हो रहा है ये, नोट हटा दो। in case of dissolution of firm, ठीक, तो बेसिकली दूसरा भी हमने पढ़ लिया। ये मैं आपको इस यूनिट में ना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यूनिट मैंने रेगुलरली नहीं कराई, तो मैं इसलिए बीच का कोई निकाल रहा हूँ, ना तो ये फास्ट टैग ही हो ना रेगुलर ही हो, बीच में कुछ हो जाए इस वाली यूनिट के लिए। छोटी सी यूनिट है वैसे भी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बाइंडिंग अप जरूरी है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या समझिए कि कोर्ट ऑर्डर देख के किसे बाइंडिंग अप कर सकता है, इसका भी बात करते हैं हमने थर्ड पॉइंट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट can't order, court cannot be order be order court cannot be order for dissolution of partnership, for just a minute, dissolution of partnership। कोर्ट पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का ऑर्डर नहीं दे सकता, मतलब कोर्ट किसी एक सिंगल पार्टनर को ये नहीं कह सकता कि आप रिटायरमेंट ले लो या आप एडमिट हो जाओ या आप क्या बोलते हैं आपको हम वो कर देंगे, एक्सपाइल कर देंगे, ऐसा कोर्ट नहीं बोल सकता। ठीक, लेकिन जब हमने अभी पढ़ा था ऊपर, मैंने आपको ओवरव्यू में इसलिए ही बताया था, ओवरव्यू में इसलिए बताया था कि जब डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन या तो कोर्ट के ऑर्डर से होगा सेक्शन नंबर 44 के अंदर, या फिर बचे हुए पार्टनर्स बची हुई और कंडीशन भी होंगे, उसके अंदर फिर 4 कंडीशन थी वे हम आगे देखेंगे। लेकिन कोर्ट में, इस केस में कोर्ट में, अब मैं मे क्यों लगा रहा हूं, कर में मतलब कोर्ट भी कर सकता है, में मतलब कोर्ट भी, में भी ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, जस्ट अ मिनट, कोर्ट में भी ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन जब हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन कब कब होता है उसमें हमने पढ़ा था ये चीज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के केस में कोर्ट कह सकता है कि बहुत होगी तुम्हारी फर्म ने बहुत गद्दारी कर दी, अब इस पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व कर। देखो ये रहा सेक्शन नंबर 44, ये इसकी बात हमने करी नहीं, इंट्रोडक्शन इसलिए लिया था। इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है किसी भी उनका, तो वहां से आपको बेसिक क्लियर हो जाता है आपके माइंड में कि हम इस रूट में क्या अप्रोच लेकर चल पॉइंट की, अपने फोर्थ पॉइंट की।
ठीक, तो फोर्थ पॉइंट बाजी, तो 3 बेसिस हमने पढ़ लिए। लास्ट फोर्थ बेस देखते हैं अब अपना स्कोप। स्कोप मतलब का कितना वाइडर एरिया में वो कवरेज है, कितनी वाइडर एरिया की इसकी कवरेज है, उसे कहते हैं स्कोप। तो मतलब किस में किसका स्कोप के अंदर कौन सी चीज आती है। देखिए आप समझिए, आपने पढ़ा होगा सेट सबसेट का। सेट सबसेट का बेसिस क्या कि ये देखिए, ये मान लीजिए अगर हाउस है और इसमें ये आपका हाउस है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका हाउस भी हाउस जिसके स्कोप के अंदर आता है। मतलब आपका हाउस सबसेट है पूरे के पूरे जो भारत के अंदर हाउस है उनके सेट का। ठीक, इस तरीके से हम देखें कौन किसका स्कोप है। तो हम पार्टनरशिप फर्म हम फर्म इस बिहाफ में कहते हैं कि देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी आ जाता है। कि अगर हम फर्म को डिसोल्व कर रहे हैं तो अपने आप सारे के सारे पार्टनर्स के भी डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि अपने अपने सारे के सारे पार्टनर भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, या फिर कहें तो सारे के सारे पार्टनर्स का कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे पार्टनर्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर ही आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी। तो उसे कहते हैं, इस चीज को कह रहे हैं स्कोप। जस्ट अ मिनट। ठीक, तो बेसिकली इतना सा बात है, इसको देखते हैं, चलिए। अरे यार शिट। स्कोप, स्कोप की बात करते हैं। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोल सकते हैं? हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के स्कोप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं आता। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट विद इन is not within the scope of dissolution of partnership। कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के स्कोप में नहीं लाया जाता, नहीं यार कहें तो नहीं लाते हम। ठीक, ठीक। अब बात करते हैं इधर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के स्कोप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आएगा? ऑब्वियसली आएगा। ठीक, तो बेसिकली आप समझ गए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आ जाता है। तो ये भी हमारा हो चुका फोर्थ पॉइंट भी। अब देख लेते हैं अपना लास्ट पॉइंट, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक। कि हम अपना फाइनल सेटलमेंट किसके केस में करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ तो हमारा लास्ट पॉइंट है कि हम अपना जो फाइनल सेटलमेंट है वो किस केस में, मतलब किस केस में हम अपनी एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट को बंद कर देते हैं, अपने पूरे फाइनल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं और अपना फाइनल सेटलमेंट करके किस केस में फाइनल कर देते हैं अपनी चीजों को। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप केस में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। तो क्लोजर ऑफ बुक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। क्लोजर ऑफ बुक्स, क्लोजर ऑफ बुक्स की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्लोजर ऑफ बुक रिक्वायर्ड है, तो कर देंगे हम नोट रिक्वायर्ड। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, नोट
रिक्वायर्ड। और इस केस में रिक्वायर्ड है, हाँ इस केस में बिल्कुल बिल्कुल रिक्वायर्ड है, इस केस में हमें करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, इस केस में है रिक्वायर्ड। ठीक, ठीक है ना, तो इस केस में रिक्वायर्ड। तो बेसिकली ये डिफरेंस था, एक बार फिर से देख लीजिए। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सारे के सारे मतलब पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, या फिर कहें तो जो अपना क्या बोलते हैं एक्सपल्शन, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब जो सारे के सारे पार्टनर्स का रिटायरमेंट होती है, एसेट बिकते हैं, लायबिलिटी पे ऑफ होती है। तो कंटिन्यूटी किस केस में होती है, पार्टनरशिप के केस में कंटिन्यूटी है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कंटिन्यूटी नहीं होती। बाइंडिंग आप किस केस में रिक्वायर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में रिक्वायर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में रिक्वायर्ड नहीं है, उस केस में रिवैल्यूएशन से काम चल जाता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ऑर्डर दे सकता है, यानी किसी एक पार्टनर के रिटायरमेंट का ऑर्डर दे सकता है, नहीं। कोर्ट किसी एक सिंगल पार्टनर के रिटायरमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन कोर्ट चाहे तो कह सकता है सारे के सारे पार्टनर तुम रिटायर हो जाओ, उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आ जाता है। ठीक, स्कोप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो फर्म के डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर आ जाता है। क्लोजर ऑफ बुक किस केस में रिक्वायर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में रिक्वायर्ड नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में रिक्वायर्ड है। अब आ जाइए दोबारा से, तो ये कह रहा है, अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। सबसे पहली बात करें थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर, शो कर सके फर्म के ऊपर, ये नहीं, ये तो हमने कर दिया था, ये वाली चीज, ये एक सेकंड, ये वाली। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब सारे के सारे पार्टनर डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस अ डिसकंटिन्यूइंग ऑफ एंड द लीगल रिलेशनशिप एक्जिस्टिंग बिटवीन, सारे के सारे पार्टनर्स के बीच जो लीगल रिलेशनशिप था, जो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप था, वो खत्म होना ही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। बट बट कहेंगे रे भाई बट हमारा ये रहा, बट व्हेन ओनली वन और मोर पार्टनर इज रिटायर्ड, उस केस में कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट द रेस्ट ऑन मे डिसाइड टू कंटिन्यू, लेकिन बाकी सब चलाते रहेंगे, उसमें किसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वही सब चीजें हैं, आप ये पढ़ लेना, आपको पढ़ने में इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन के मोड। सेक्शन नंबर 40 से 43 तक बात करता है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मोड अदर देन कोर्ट, और सेक्शन नंबर 44 बात करता है कि हम कोर्ट के वे से कैसे अपना डिसोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक, सबसे पहला सेक्शन नंबर 40, देखिए डिसोल्यूशन के मोड देख लेते हैं। अरे यार शिट, तो डिसोल्यूशन के मोड देख लिए जाए एक बार। तो इस केस में हम कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन के अलग अलग मोड्स, जस्ट अ मिनट, अरे यार ये तो यहीं रहना है, देखिए मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, चलिए चलिए रहने दीजिए इधर, क्योंकि इधर 3 बेस रखने हैं, तो 3 वाले बेस इधर कर देंगे और कोर्ट वाले उधर के इधर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसके 4 बेस है। मॉडल बेसिकली बेसिकली तो पहले 2 बेस पे जा रहा है, ये देखना अभी, देखिए कैसे बन रहा है इसका चार्ट, आपको दिखाता हूँ। तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन के कैसे अप्रोच हो रही है देखना। लाइन टेढ़ी बन गई, लेकिन जान दीजिए बेसिकली कैसा होता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, उसके बारे में हम देख लेते हैं, जाने दीजिए सर लाइन को। तो दो बेसिकली पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ये, सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड है। इसे इसे इस जगह नहीं बनाएंगे, रुकिए, इन 2 पार्ट को बनाएंगे। पहले तो बनाएंगे यहाँ पे पहला पार्ट, एंड एक है सेकंड पार्ट है यहाँ।
ठीक, दो पार्ट आ गए। चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या है। सबसे पहला पार्ट है अदर देन ऑर्डर ऑफ कोड। अदर देन ऑर्डर ऑफ कोड, कि बिना कोड के ऑर्डर के किस किस केस में हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ कोड। और ये एक है ठीक, अदर देन ऑर्डर ऑफ कोड, और एक है ऑर्डर ऑफ कोड। ऑर्डर ऑफ कोड। अच्छा, हमारा ये मोड ऊपर पहुंच गया क्या? चलो भाई मोड को नीचे लेकर आओ। अरे मोड आजा, चलिए जाने दीजिए। तो जिसे मैं बाद में सही करके आपको दिखा दूंगा, ये भेज दूंगा पीडीएफ वगैरह बना के। वरना आप अभी समझिए। मॉडर अदर देन ऑर्डर ऑफ कोड एंड ऑर्डर ऑफ कोड बेसिकली क्या? ऑर्डर ऑफ कोड तो सेक्शन नंबर 44, अदर देन ऑर्डर ऑफ कोड की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं अदर देन ऑर्डर ऑफ कोड की बात। ठीक, मतलब किस केस में डिसोल्यूशन होगा? अदर देन ऑर्डर ऑफ कोड के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के। सबसे पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जब उनके एग्रीमेंट में ही कुछ लिखा था कि हमारी ये चीज पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद हम अपना डिसोल्यूशन कर लेंगे। देखिए सेक्शन नंबर 40 गिव अ राइट टू पार्टनर्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जैसा उनके बेस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस मतलब पार्टनरशिप एट बिल होगी, तो जब भी चाहे जब कर लें। अब फिक्स पीरियड है तो फिक्स पीरियड के बाद, और पर्टिकुलर पर्पस है तो पर्पस पूरा होने के बाद। या तो कहें, इसे कहेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, पहला बेस। ये किसके अंदर आएगा? ये बेसिकली आएगा इसके अंदर। जस्ट अ मिनट। अरे यार शिट, ये कहाँ से सेलेक्ट हुआ? ये वाला आएगा ना। ऑर्डर ऑफ अदर देन ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अंदर फिर से 4 पे बनने हैं। सबसे पहला पार्ट है, जस्ट अ मिनट, इसका पहला पार्ट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक, पहला पार्ट हो चुका डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि जैसा उनका एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के बेस पर डिसोल्यूशन कर पाएंगे बिना कोर्ट की कोई इंटरवेंशन के। ठीक, दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है बेसिकली देख लेते हैं। जब वो लॉ ने उसे इम्बो कर लिया, मतलब अपना इनएप्लीकेबल हो चुका है लोग। ए फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व इन द एजुकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और अ फर्म but one of the insolvent or happening of an event which makes it unlawful for the business of the firm। या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, वन और मोर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर भाई अपना कोड ऑफ लॉ मतलब ऑपरेशन बदल गया। मतलब जैसे इन एप्लीकेबल ऑफ ऑपरेशन, मतलब पहले उनका खिलौने बनाने का था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि नहीं प्लास्टिक बैन करो, उस केस में वो नहीं कर पाएंगे। मतलब बेसिकली मैं बात करूँ तो अगर डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और कंपलसरी डिसोल्यूशन, यही 4 बनना है उधर भी। दूसरा dissolution by operation of law। ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब लॉ का ऑपरेशन चेंज होगा तो आपको डिसोल्यूशन भी अपना बदलना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड केस क्या है? जस्ट अ मिनट। ठीक, चलिए देखते हैं। नॉइस को जाने देना, इसको ध्यान देना। ठीक, तो अगला अगला क्या है? डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। 2 चीज हो चुकी है हमारी। अगला केस क्या है?
लेकिन डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन में आगे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हाउएवर व्हेन वन और मोर सेपरेटेड एडवेंचर, जब एक से ज्यादा सेपरेट एडवेंचर होते हैं या अंडरटेकिंग होती है, तो उस केस में क्या है, द लीगैलिटी ऑफ वन और मोर शैल नॉट इफेक्ट द लीगैलिटी ऑफ अनदर। मतलब समझिए, अगर उसकी 2-4 बिजनेस थी, मतलब खिलौने बनाने की बिजनेस थी, फर्नीचर बनाने की बिजनेस भी थी, उस केस में क्या उसका डिसोल्यूशन होगा? नहीं। उस केस में एक एडवेंचर का दूसरे एडवेंचर पे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ खिलौने वाला काम बंद करेगा और फर्नीचर वाला काम अपना कंटिन्यू करता रहेगा। बेसिकली इतना काम है, ठीक। तो अब ये सब पढ़ लेना। अगला है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंट इवेंट। वही चीज है, देख लीजिए, टेन्योर पूरा हो चुका, उसके बाद एडमिशन हो चुका, रिटायरमेंट, डेथ हो चुकी, इंसॉल्वेंसी हो चुकी, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। यानी इसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंट इवेंट, डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंट इवेंट। अरे यार शिट, तो ये है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ एन कंटिजेंट, ऑफ एन हैपनिंग of an contingent, कंटिजेंट इवेंट माने डेड वगैरह हो गई या कुछ इंसॉल्वेंसी वगैरह हो गई, उस केस में कंटिजेंट इवेंट वाला चीज लग जाती है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग बाय अ कंटिजेंट इवेंट। लास्ट, जो इसमें लास्ट केस है, वो केस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। ये है जब जब भी मतलब बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के खुद से डिसॉल्व करेंगे, तो खुद से उन्हें कब किन किन केस में डिसॉल्व करना पड़ेगा, वो हम बेसिकली देख रहे थे। थोड़ा यार ये ज़्यादा वो हो गया, एक सेकंड से और थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। कैसे करेंगे इसको? इसको हैपनिंग भी यहाँ लिखेंगे, एक सेकंड से लिखेंगे हैपनिंग ऑफ एन कंटिजेंट इवेंट। तो ये हटा देंगे हम यहाँ से हैपनिंग, ठीक। अब इसे बनाएंगे फिर से एरो को। ये शिट, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ आ गया फोर्थ लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। इसके अगला केस क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। रिजोल्यूशन बाय नोटिस, लास्ट है रिजोल्यूशन बाय नोटिस, पहले पढ़ लेते हैं फिर वहां लिख लेंगे। वेयर अ पार्टनरशिप एट विल, जब पार्टनरशिप एट विल होगी तब फर्म में डिसॉल्व बाय द एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। जब सारे के सारे पार्टनर चाहे तो एक दूसरे, जब नोटिस सारे के सारे पार्टनर चाहे तो नोटिस देख के फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, जब एट विल की होती है। In case of a dissolution mentioned in the notice, in case the date mentioned in the notice, the dissolution of the firm is dissolved as the from the date mentioned in the notification। उस दिन से नोटिफिकेशन, जिस दिन डेट उस नोटिस पे पड़ी होगी, यानी जिस जो डेट उस फर्म के जो पार्टनर से नोटिस दिया है डिसोल्यूशन के लिए, जो डेट पड़ी होगी उस नोटिस पे, उस डेट से हम मान लेंगे कि डिसोल्यूशन हो चुका, ठीक। इतना कह रहा है बेसिकली। डिसोल्यूशन बाय नोटिस है हमारा लास्ट पार्ट। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, जिस दिन नोटिस होगा उसके बेस पर डिसोल्यूशन हो जाता है। बेसिकली यही 4 केस है जब बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। कैसा? जब डिसोल्यूशन एग्रीमेंट्स के थ्रू हो सकता है, इन ऑपरेशन के थ्रू हो जाए, मतलब ऑपरेटिव था पहले लेकिन अब इनऑपरेटिव हो चुकी चीजें, उसके बाद एक कोई चीज ऐसी हैपनिंग हो गई कि उस केस के बाद डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, डेट या फिर इंसॉल्वेंसी, इस केस में डिसोल्यूशन करना पड़ जाता है। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ बाय नोटिस की, एड बिल के केस में जब पार्टनरशिप एड बिल होती है तो पार्टनर चाहे तो नोटिस देख के डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
अब है लास्ट पार्ट, इसका अगला पार्ट है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट कब ऑर्डर देगा डिसोल्यूशन के लिए, ठीक। चलिए कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट में डाल देते हैं, सीधा नंबरिंग करेंगे किस किस केस में कोर्ट ऑर्डर देगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले किस किस केस में देगा भाई नंबरिंग कोड, जब आदमी अनसाउंड माइंड के हो चुके हैं, पार्टनर या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, या फिर पार्टनर कंटिन्यूसली बिजनेस में लॉस करते हैं, तो ये वे केस होते हैं जिन केस में पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं बंद कर दो इसको, ये नहीं चल पाएगी। देखिए सबसे पहले देखिए, जब इनसे अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं पार्टनर, जब पार्टनर हो जाते हैं अनसाउंड माइंड के, तो कोर्ट कह देता है कि डिसॉल्व करो, ठीक। या फिर परमानेंटली इनकैपेबल इनकैपेसिटी हो जाती है पार्टनर्स की, तो अनसाउंड माइंड परमानेंटली इनकैपेसिटी। अनसाउंड माइंड के हो जाता है जब पार्टनर, तब तब कोर्ट कह देता है कि नहीं नहीं बहुत हो चुका, इसे डिसोल्यूशन की ओर ले चलो, ठीक। अरे यार ये क्या हुआ भाई, कब कब को कहेगा डिसोल्यूशन के लिए, जब पार्टनर हो जाएगा अनसाउंड माइंड का, तो कह देगा फर्म कह देगी, वो कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं इसे फर्म को डिसोल्व कर दो, अब इसके पार्टनर हो चुके हैं अनसाउंड माइंड का, ठीक। दूसरा, उसके बाद क्या था, अनसाउंड माइंड का हो चुका, या फिर उसके साथ ऐसा हो चुका कि वो इनकैपेबल हो चुका, मतलब फिजिकली अनफिट हो चुका, कुछ ऐसी चीज हो गई पार्टनर के साथ कि अब वो पार्टनर बन चुका इनकैपेबल, कुछ उसके साथ ऐसी चीज हैपनिंग हो गई कि वो इनकैपेसिटी में आ गया, मतलब परमानेंटली इनकैपेसिटी के अंदर आ गया, परमानेंटली इनकैपेसिटी। टेम्परेरी नहीं, मतलब ये नहीं कि आज चोट लगी कल को ठीक घाव भर जाएगा, तो वो नहीं, मतलब परमानेंटली इनकैपेबल होना चाहिए, परमानेंट इनकैपेबल। अगर परमानेंट इनकैपेबल है तो उस केस में भी कॉन्टैक्ट नहीं, उस केस में भी पार्टनर सिर्फ फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर दे देगा डिसॉल्व कर दो, ठीक। तीसरा, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब कुछ ब्रीच ऑफ लॉ करा है, काफी सारे कुछ ज्यादा बड़े अमाउंट का मिसकंडक्ट कर दिया, या कुछ ऐसा कर दिया जिसके इसमें लोग कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं तुमको झेल ही नहीं सकते हम, तुम जाओ बस, अब तुम्हारा डिसोल्यूशन होगा तो होगा, अब मैं और कुछ सुनूंगा ही नहीं, इतना जज आपको ऐसा होगा, तो मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट बाय पार्टनर्स या फर्म, मिसकंडक्ट ऑफ फर्म, मिसकंडक्ट ऑफ फर्म, मिसकंडक्ट ऑफ फर्म। किसी मतलब फर्म ने कुछ गलत काम करा है जिस बेस पे कोर्ट में जज साहब कह रहा है कि नहीं नहीं इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो, ये ठीक नहीं है, जनता को नुकसान देगी, इसे कर दो बंद, ठीक। इसके बाद अगला क्या है, बेसिक अगला देखिए, परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मतलब परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूसली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है ना, कंटिन्यूसली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में भी क्या देगा कोर्ट कि नहीं नहीं आप बहुत ज्यादा ब्रीच कर रहे हो, आप बिल्कुल ब्रीच ही बन रहे हो, तो अब आप ब्रीच ही बनो और पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में कर देगा, ये कंटिन्यूसली ब्रीच कर रहे हो तो कर देगा, तो ये केस थे बेसिकली। तो आप एक बार फिर देख लीजिए फर्म कब कब डिसॉल्व हो सकती है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन कोर्ट का ऑर्डर या बिना कोर्ट के। पहले कोर्ट की बात करें तो अनसाउंड माइंड का हो गया पार्टनर तो, या परमानेंटली इनकैपेबल हो गया पार्टनर तो, या फर्म ने कोई मिसकंडक्ट करा तो, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली करती हुई आ रही है तो। दूसरी बात, अदर देन कोर्ट, अदर देन कोर्ट में क्या डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो सकता है, डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ अ कंटिंजेंट इवेंट हो सकता है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस हो सकता है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अपना सेक्शन नंबर 45 की, आप पढ़ लेना एग्जाम्पल।
अब आगे बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद पढ़ चुके हम, ये सब चीजें हो चुकी हैं हमारी। देखिए अब बात करते हैं हम कंसिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन तो हो गई, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर से हो चाहे और किसी इवेंट से हो, जो 4 इवेंट थे। लेकिन अब डिसोल्यूशन होने के इंपैक्ट क्या होंगे, क्या कंसिक्वेंस हो जाएगा जब फर्म हो जाएगी डिसॉल्व, वो बात करता है हमारे आगे के सेक्शन नंबर 45 से लेकर सेक्शन नंबर 55 कहीं ना कहीं हमें डिसोल्यूशन के बारे में बताते हैं, कंसिक्वेंस के बारे में बताते हैं डिसोल्यूशन के। सेक्शन नंबर 44 क्या कह रहा है, देखिए, लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ ए पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट कर देता है डिसोल्यूशन के बाद, उसकी लायबिलिटी कब होती है। हैज होल्ड टू फोल्ड ऑब्जेक्ट, टू फोल्ड ऑब्जेक्ट क्या, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी डीलिंग्स विद द फर्म एंड हु हैड नो नोटिस ऑफ द प्रायर डिसोल्यूशन। अगर किसी थर्ड पार्टी को डिसोल्यूशन का नोटिस नहीं था और फिर भी कोई ट्रांजेक्शन में एंटर हो चुका है जिससे अगर उसे लॉस होगा तो वो फर्म को लायबल कर देगा कि फर्म को वो पे करना पड़ेगा। मतलब फर्म को पता नहीं था, वो थर्ड पार्टी को बताया नहीं था फर्म ने कि हम डिसॉल्व हो चुके, क्योंकि किसी एक पार्टनर ने जाकर थर्ड पार्टी से सामान खरीद लिया, फर्म को तो चाहिए नहीं है, वो अपने पर्सनल यूज में ले गया, उस केस में फर्म की लायबिलिटी रहेगी उसे पे करने की। इट आल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स टू ऑफ अ डिसॉल्व फर्म फ्रॉम द लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी, और पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करेगा थर्ड पार्टी की। ठीक, थर्ड पार्टी को पार्टनर से प्रोटेक्ट करेगा और पार्टनर्स को थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करेगा आफ्टर डिसोल्यूशन। तो ये आप बेसिस पढ़ लेना, कोई इसमें लोड नहीं है एग्जांपल में। कंसीक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन वही चल रहा है। However, there are exception of a rule stated in the above example. Even when a notice of dissolution has not been given, there will be have no liability of suspended act in the case. अगर मान लीजिए आपने नोटिस नहीं दिया तो जनरली केस में आपकी लाइबिलिटी रहेगी आउटसाइडर के टुवर्ड्स, कि आप डिसोल्यूशन के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए भी लाइबल रहोगे। लेकिन किस केस में लाइबल नहीं रहोगे, जब स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर की, डिजीज पार्टनर की स्टेट होगी तो उस केस में आप लाइबल नहीं रहोगे। इंसॉल्वेंट हो चुके पार्टनर तो उस केस में ही, या डोरमेंट पार्टनर है तो उस केस में ये भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। डोरमेंट पार्टनर कौन था, वो पार्टनर था जिसने गारंटी ली थी, जिसका नाम तो नहीं, जो पार्टनर था लेकिन अपना नाम दिया था, जब फर्म डिसॉल्व हो गई वो अपने नाम से डिस्चार्ज हो चुका, फिर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती, ना उसकी लाइबिलिटी रहेगी, ना इंसॉल्वेंट लाइबिलिटी की, इंसॉल्वेंट पार्टनर की लाइबिलिटी रहेगी, ना एक ऐसे पार्टनर की लाइबिलिटी रहेगी जो मर चुका। ठीक, सेक्शन नंबर सेक्शन 40, राइट ऑफ पार्टनर टू अ बिजनेस बाइंडिंग ऑफ आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जब के बाद क्या राइट होता है एक पार्टनर को, अंडर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म every partner his legal representative is entitled to as against all the other partner or their representatives to have a property of the firm appropriate firm applied in the payment of the debt of the firm and have the surplus distributed। मतलब वही कह रहा है कि मतलब सारे के सारे पार्टनर को बैठना है एक जगह, एसेट वैसेट बेचनी है, कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो आपस में बांटना है, लॉस बच रहा है तो भी आपस में बांटना है। कुल मिलाकर उसे अमेरिकन इंग्लिश में लिखा है। तो फिर सेक्शन नंबर 46 इसी की बात करता है, जैसे डिसोल्यूशन हो जाएगा सारी एसेट वैसेट बेच देना, सारी लायबिलिटी पे कर देना, कुछ अगर प्रॉफिट आया तो सरप्लस आया तो आपस में बांट देना, और लॉस आया तो भी आपस में तुम्हें बांटना पड़ेगा अपने लॉस के रेशियो में। अब इसके एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर कोई पार्टनर चाहे तो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, तो उस केस में उसे वो लॉस देगा नहीं, वो लॉस नहीं देगा। अगला है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बाइंडिंग अप। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी क्या है, सेक्शन 47 के बारे में बात करें। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म and other mutual rights and obligation of partner continuing notwithstanding the dissolution so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and the complete transaction begun between unfinished at a time of dissolution not otherwise। क्या, मान लीजिए इन्होंने गारंटी ली थी जब ये फार्मेसी फर्म चल रही थी, उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम आने वाली 25 तारीख को तुम्हें 25 लाख के फोन बना के देंगे, 25 लाख रुपए ले लिए थे, लेकिन कहा था कि 25 तुम आईफोन बना के देंगे हम आने वाली 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को हम 25 आईफोन बना के देंगे, ऐसा ऐसा करने फर्म ने गारंटी ली थी जब वो फर्म थी। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा इवेंट हो गया या कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आ गया कि वो पार्टनरशिप फर्म हो गई डिसॉल्व 10 तारीख में, पार्टनरशिप फर्म हो गई डिसॉल्व 10 तारीख में, ऐसा ऑर्डर आया कोर्ट का, उसे डिसॉल्व करना पड़ा। तो क्या ये अपने 25 फोन की लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर डिसोल्यूशन की डेट के पहले कोई इन्होंने ऑब्लिगेशन था, कोई इनकी लायबिलिटी थी, तो उससे भी डिस्चार्ज नहीं होंगे डिसोल्यूशन होने के बाद, जब तक भी उससे पूरा सेट ऑफ पूरा उस चीज को मीट नहीं कर देंगे। ठीक, बेसिकली वही चीज कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसकी बाद की डेट के लिए लायबिलिटी नहीं रहेगी।
मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ ए पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनरशिप के अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे, सेक्शन नंबर 48 उसके बारे में बात करेगा। इन सेटिंग द अकाउंट ऑफ ए फर्म और आफ्टर रेजोल्यूशन द रूल शैल बी सब्जेक्ट बाय द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनर बी है ऑब्जर्व, या तो जो जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में होगा उसके हिसाब से चीजें हो जाएंगी। लेकिन क्या बता रहा है, कुछ ये बताएगा, वो चीज हम देख लेते हैं। लॉसेज इंक्लूड डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल में डेफिशिएंसी होगी वो भी लॉस के अंदर डाल दी जाएगी। शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल, जो भी लॉस है वो सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी लॉस में डाल लेंगे, उसे सबसे पहले पे करेंगे प्रॉफिट में से, उसके बाद उसे कैपिटल में से पे करेंगे, और उसके बाद नेसेसरी जो होगा वो पार्टनर अपने खुद की जेब से पैसे ला के देंगे। ठीक, ये सेटलमेंट की होता है, जो ये तो आप अकाउंट में करते हो, इसमें कोई इतना हार्ड लोड नहीं होगा आपको, आई होप। द एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूड एनी सरप्लस सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाई इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो भी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का हिस्सा, मतलब जैसे उसके हिस्से की कैपिटल कम होती तो एडिशनल सरप्लस कैपिटल से लानी पड़ती है ना, तो उसका इस्तेमाल क्या होगा आफ्टर दी, क्या बोले, डिसोल्यूशन, वो लगेगी पेमेंट ऑफ डेब्ट में। जो डेब्ट होंगी फर्म की, जो फर्म की आउटसाइडर के लिए डेब्ट होंगी उसकी पेमेंट में लगेगी, और हर एक पार्टनर के ड्यू टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी बढ़ जाएंगे, और बचा हुआ अमाउंट उसके पार्टनर अदर पार्टनर्स में बटेगा, या फिर पेइंग ऑफ ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो वो ये चीज दोबारा हो चुकी है शायद, इससे जाने दीजिए, 2 बार हो चुका है ये। उसके बाद द रेसिडुअल इफ एनी, अगर उसके बाद भी कुछ बचेगा तो वो सब पार्टनर्स में बच जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाएगा अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन को पूरा कर, डिसोल्यूशन के टाइम पर उसे लानी पड़ती है, अगर उसकी कैपिटल इनएडिक्वेट होती है तो उस केस में पार्टनर को लानी पड़ती है कैपिटल। जो कैपिटल पार्टनर लाएगा उस कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, उस कैपिटल को ना पहले तो आउटसाइडर की लायबिलिटी पे कर दो, लायबिलिटी पे करने के बाद बच जाएगा कुछ, तो सारे के सारे पार्टनर बांट देंगे। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर लाया है वो पूरे की पूरी फर्म की कैपिटल के लिए लाया है ना कि सिंगल अपने अपने लिए, इस तरीके से। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है। चल लास्ट ही बचाएगा, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, टाइम है अभी हमारे पास। जैसे एग्जांपल, एक एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एक्स और वाई थे, 2 पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते थे। एक्स मर गया बेचारा। ऑन टेकिंग पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप अकाउंट खोल ले गए, इट ट्रांसमिट दैट ही कंट्रीब्यूट 6,60,000 टू द कैपिटल ऑफ द फर्म एंड बाई ओनली 40,000। कि एक्स तो भाई 6,60,000 लाया था और बाई लाया था 40,000। द एसेट कंट्रीब्यूशन 2 लाख, लेकिन एसेट है टोटल 2 लाख की। इन द सब्सटेंस डेफिशिएंसी कितनी आई, तो 6 लाख में से पहले करेंगे 40,000 ऐड और 2 लाख करेंगे माइनस, तो 5 लाख का आ गया हमारे पास बचा हुआ। तो 5 लाख जो हो गई वो इक्वल स्टेट बन जाती है एक्स एंड वाई। ठीक, बेसिकली इतना सेटलमेंट की बात बता रहा है। If the above example, the agreed provide that on the dissolution of a surplus asset would be divided the partner accordance in the representation interest in the capital, and on the dissolution of firm deficiency of capital were found, then the asset would be divided the partners in the proportion of their capital। तो ये कह रहा है बेसिकली हमने इक्वल बांट दिया, लेकिन अगर इक्वल ना भी बांटना चाहे एग्रीमेंट में हो तो प्रोपोर्शन में ही बांट सकते हैं। ठीक, बेसिकली प्रोपोर्शन किसके, कैपिटल के प्रोपोर्शन में। कैपिटल का प्रोपोर्शन इनका कितना था, 6,60,000 और 40,000, यानी कि 66:4 में भी बढ़ सकता था। ठीक, लास्ट है, इन सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ सेपरेट डेब्ट ऑफ दिस एंड सरप्लस इफ एनी पेमेंट ऑफ द डेब्ट। जो भी पार्टनर्स की सेपरेट प्रॉपर्टी थी वो पार्टनर्स की सेपरेट डेब्ट के लिए, जो उस पार्टनर की सेपरेट डेब्ट थी उसके पेमेंट के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होगी, उसके बाद कुछ बचेगा तो उसके पास वापसी जाएगा। बेसिकली इतनी हमारी यूनिट थी। तो कुछ अब कुछ इसमें अपना हार्ड फास्ट कुछ हार्ड नहीं था इस यूनिट में, सब इजी था। ठीक, तो हमने इसके साथ अपनी पार्टनरशिप भी 2 यूनिट का पैर डाल दिया, आज डाल दिया, कल को एलएलबी खत्म कर देंगे, कल को 1 शॉट एलएलबी का ले आएंगे, और उसके बाद ऐसी अपनी चीजें करते रहेंगे रिवीजन। आई होप आपको रिवीजन पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, और प्लीज इसको, इन वीडियोस को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें, और मेरे आंसर अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगे तो मुझको बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।